हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एचएपी का चैप्टर नंबर 11, जिसके बारे में बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग परेशान ना होइए, अब मैं लग गया हूँ। अब हो सकता है कि शाम में भी एक वीडियो अपलोड करूं, एक सुबह में करूं। मैंने कहा था 15 जून तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूं। कोई हमारे एक स्टूडेंट हैं बंगाल से, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कर दें, इसलिए कि उनका मुझे व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज आया। लास्ट मैसेज को मैंने सीन भी नहीं किया, क्योंकि मैं बार बार कहता था हाँ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मुझे भी अब शर्म आने लगी थी, इसलिए मैंने उनको क्या कहते हैं मतलब देखा भी नहीं, क्योंकि बार बार वो मैसेज कर रहे थे सर जल्दी पढ़ा दीजिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। वैसे आप घबराइए नहीं, जो भी वेस्ट बंगाल से हैं, कोई शाह करके क्या नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा पूरा, तो आपका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है वेस्ट बंगाल के अंदर, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपने 10th के अंदर और 12th के अंदर भी पढ़ा होगा एक टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है, उसको रेगुलेट करना है, कब कौन सा काम करवाना है, मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो बॉडी के अंदर हर वक्त चलते रहते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट का पंप करना, हर वक्त उसको काम करना है तो करना है। इनका जो आई लैश है, इनका झपकना है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो वाइटल फंक्शंस हैं, चलते रहते हैं। कुछ हमको क्या है वॉलंटरी तौर पर करते हैं, कुछ इनवॉलंटरी तौर पर हम करते हैं। तो इन सबको जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, भूख का एहसास हो रहा है, चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो ये सब कौन कराता है? उसी सिस्टम का नाम होता है नर्वस सिस्टम, समझ रहे हैं ना। अब कई बार आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन जो होता है हमारा, वो पूरे मतलब उसका सरदार होता है, पूरी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन यहाँ से करता है, लेकिन उसको और सपोर्ट करने वाले जो सिस्टम है वो सब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया जो खोपड़ी के अंदर है, लेकिन वहाँ से डायरेक्टली ऐसा नहीं कि रिमोट कंट्रोल से काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि पूरी एक नेटवर्किंग है, समझ रहे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लाइट जल रही है, यहाँ तक लाइट पहुँच रही है, तो ऐसा नहीं कि कोई रिमोट सिस्टम है या फिर क्या कहते हैं या सैटेलाइट के जरिए से यहाँ तक लाइट को पहुंचाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि वायर के थ्रू लाइट आ रही है। ऐसे ही यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजना है या यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाना है, तो पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ है न्यूरॉन का, उसको नर्व्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो उससे जो पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, बॉडी का बैलेंस बनाए रखना है, तो बहुत सारे फंक्शन हैं। तो वो जो सारा कंट्रोल किया जाता है जिस नेटवर्किंग सिस्टम के जरिए से, समझ रहे हैं, उसमें एक सेंटर भी है और उसकी पूरी क्या है ब्रांचिंग हुई है, नेटवर्क फैला हुआ है, वायर फैले हुए हैं। उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, समझ रहे हैं ना। नर्वस सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि नर्व से मिलके ये बना है, या आप इसको न्यूरोनल सिस्टम भी कह सकते हैं। अभी जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है? ये सिग्नल्स भेजता है, मैसेज भेजता है, या आप कह सकते हैं कि इंपल्सेस भेजता है। कैसे भेजता है? वहाँ पे होता है एक्शन पोटेंशियल, तो पूरा एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ये मैसेज भेजता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक, और जो मैसेज को लेके जाते हैं वो होते हैं हमारे न्यूरॉन, यानी वायर जो हैं, समझ रहे हैं ना। वायर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी कई बार पूछता है, लेकिन आपने उसको अब तक तो याद ही होगा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत आसान सा है, अगर नहीं याद है तो आप उसको देख लीजिएगा। 3-4 मेन चीज़ें होती हैं, उसका एक्सोन होता है, उसके डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं, तो वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिएगा। पीछे मैंने शायद पढ़ा भी दिया कहीं आपको, अगर नहीं पढ़ाया तो उसका स्ट्रक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 10th में भी पूछता है, 12th में भी पूछा जाता है, और हो सकता है यहाँ पे भी पूछे, कई बार पूछा गया है, समझ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग आते हैं सीधे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पे। ये आपके सिलेबस में है, पूछा हुआ है, अगर नहीं भी पूछा तब भी आपको पढ़ना चाहिए, तभी आपको क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझ में आएगा, समझ रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग बांटते हैं 2 चीज़ों में। अब ये जो पूरा बॉडी में नर्वस सिस्टम है, यानी हमारा जो ब्रेन है वो भी न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, और फिर पूरी बॉडी तक उसके नेटवर्क फैले हुए वो भी न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, तो उस पूरे को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 मेन पार्ट में, एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जिन लोगों को मैंने पीडीएफ दिया उसमें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे एस हो गया सी की जगह, उसको ठीक कर लीजिएगा। न्यू मैं अपडेट कर रहा हूँ, उसको फिर से मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर 2 चीज़ें आती है, हमारा ब्रेन आता है, दूसरा स्पाइनल कोड आता है। ब्रेन जो हमारे इस खोपड़ी के अंदर है, और वहाँ से फिर क्या आता है जो स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर होता है, समझ रहे हैं। तो वो ये हमारा ब्रेन ये हो गया सर के अंदर, और यहाँ से जो निकल के आ रही है रीढ़ की हड्डी के अंदर, समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है हमारा स्पाइनल कोड। तो इन दोनों को मिला के बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपने कई बार पढ़ा होगा ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल
नर्वस सिस्टम, जैसे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में है, समझ रहे हैं। तो सीएनएस में कौन कौन से आ जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब इन्हीं ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं, जैसे क्रेनियल नर्व कहते हैं, 12 पेयर निकलती हैं। ऐसे क्या कहते हैं, 31 पेयर आपके इससे निकलती हैं, समझ रहे हैं, ये दोनों साइड से निकल रही हैं ये। तो 31 पेयर यहाँ से निकलती हैं और 12 पेयर यहाँ से निकलती हैं, क्या, न्यूरॉन। ऐसे अब इसमें कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो यहाँ से क्या, 12 पेयर यहाँ से निकलती हैं और 31 पेयर, ये 31 है, ये 13 नहीं है, समझ रहे हैं ना, 31 है, इसको ठीक कर लीजिएगा पीडीएफ के अंदर भी आप लोग। तो ये जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से, इनको यहाँ से जो मतलब नेटवर्किंग सिस्टम बनता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का सिस्टम बनता है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो है, ये हमारा क्या है, ये वाला जो ब्रेन और ये क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर यहाँ से जो नर्व्स निकल के जा रहे हैं अलग अलग ऑर्गन तक, आई तक जा रहे हैं हमारे, मान लीजिए हार्ट तक जा रहे हैं, लंग्स तक जा रहे हैं, तो ये अलग अलग ऑर्गन्स तक जा रहे हैं, अलग अलग टिश्यू तक जा रहे हैं यहाँ से निकल के, चाहे यहाँ से निकल के जाएँ, चाहे यहाँ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के जा रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं। तो वो जो है, ये जो नेटवर्किंग बना रहे हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा क्या कहते हैं पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, समझ रहे हैं। अब ये जो पीएनएस है ना, ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 31 यानी 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होते हैं, जो आपको मैंने यहाँ से बताया, ठीक। अभी जो क्या कहते हैं पीएनएस है यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको दो भाग में और बांटते हैं हम लोग, उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपने भी पढ़ा होगा कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि एडिनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम है, तो वही है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दोनों में फर्क क्या होता है, ये जो मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, समझ रहे हो। इनवॉलंटरी मतलब मेरा कंट्रोल नहीं है, वो होगा तो होगा, समझ रहे। जैसे कि मेरे हार्ट बीट है, दिल का धड़कना है, पंपिंग करना है, वो होगा तो होगा, रोक नहीं सकता। ये जैसे कि मान लीजिए कोई सिचुएशन आती है डर वाली, खौफ वाली, तो उसमें क्या होता है एकदम से एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, मेरा कंट्रोल नहीं, रोक नहीं सकता हूँ, रिलीज होगा, समझ रहे। ऐसे क्या होता है, आदमी स्ट्रेस में आता है तो फिर कोर्टिसोल रिलीज होता है, तो वो होगा, रिलीज होगा। ऐसे इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियाज से, तो हो रहा है तो होगा, मैं नहीं रोक सकता हूँ उसको, मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ। ऐसे ही चाहूँ कि मैंने अपने दिमाग से कहा अरे बढ़ा दे उसको, तो ऐसा नहीं होगा, बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी से नहीं होगा, वो बॉडी का सिस्टम वो ऑटोमेटिकली होता रहता है, उसी को बोलते हैं इनवॉलंटरी। उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी। तो उस वाले सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जहां पे मेरा मतलब इख्तियार चलता है वॉलंटरी तौर पे, मैं अपनी मर्जी से, जैसे हाथ का हिलाना, मैं चाहूँ तो ऐसे रोके रहूं, चाहूँ तो इधर कर लूँ, चाहूँ तो नीचे कर लूँ, समझ रहे हो, गर्दन इधर कर लिया, इधर कर लिया, झुक रहा हूँ, बैलेंस अपना आगे पीछे कर रहा हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में हो रहा है। तो इसको जो संभालता है उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं छू रहा हूँ, तो यहाँ से एक मैसेज जा रहा है टच का, तो ये लेके जाता है। अब यहाँ से क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, या हो सकता है ब्रेन तक जा रहा है, कहीं से भी जाए, तो यहाँ से क्या मैसेज लेके जा रहा है, तो जो लेके जाता है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और फिर वापस वहां से मैसेज आता है, हाथ को हटाना है या रखे रहो, या तुरंत हटाओ, जल्दी से हटाओ, क्या करना है, किधर करना, हाथ को इधर करना, रोकना है, तो वहां से जो मैसेज आता है वापस उसको लेके आता है मोटर न्यूरॉन, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जहां पे क्या होता है वॉलंटरी कंट्रोल के जरिए से काम को किया जाता है, वॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं इस नर्वस सिस्टम के जरिए से। अब जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको दो भाग में और बांटा जाता है। एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बना रहता है आपका हमेशा, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी हूं तो मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हूं, ये कई बार आप पढ़ भी चुके हैं। बॉडी के सारे फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म हो रहे हैं, अपना हार्ट बीट भी सेम मतलब नॉर्मल है, ब्रोंकाई का जो क्या कहते हैं डायमीटर है वो भी नॉर्मल है, आई का जो क्या कहते हैं पुपिल है वो भी डायलेटेड नहीं है, नॉर्मल है, समझे। तो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, डाइजेशन भी हमारा नॉर्मल चल रहा है, एसिटाइल कोलिन भी रिलीज हो रहा है, तो सारे काम चल रहे हैं। तो वो किस में होते रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन यहीं पे एकदम से कोई डरावनी चीज़ आ जाए, कोई गन लेके आ जाए, तो मैं डरूंगा ना एकदम से, तो अब जो सिस्टम एक्टिवेट होगा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें बोलते हैं फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। इस कंडीशन में जो सिस्टम अब एक्टिवेट होता है वो होता
है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें होता क्या है मेनली कि एड्रेनलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से कि क्या है जो ये नॉर्मल फंक्शन हो रहे थे उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें होने लगती हैं, समझे। तो वो सारी चीज़ें आप कई बार पढ़ भी चुके हैं, आगे भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अब आपके सिलेबस में पूछा है कि ब्रेन के जो क्या कहते हैं आपके ब्रेन में कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं तो उनके क्या फंक्शंस हैं, तो इसलिए उनको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन की खुद की क्लासिफिकेशन, यानी ब्रेन को हम लोग मेनली तीन क्या कहते हैं पार्ट में बांट देते हैं। तो चलिए उनको हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि जब इनके बारे में जहाँ जैसे कि मान लीजिए पूछ रखा है सेरेब्रम के बारे में, तो अब ये मैं आपको बार बार बताऊंगा कि ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ऐसे मान लीजिए पूछ लिया सेरेबेलम के बारे में, तो मुझे बार बार डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है, तो समझ रहे हो। तो इस तरह मैं बार बार ना बताऊं, आपको ये पूरा जब चार्ट आपके दिमाग में रहेगा तो जैसे मैं कहूंगा कि मेडुला ऑब्लोंगाटा इस काम को कर रहा है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ पे होता है और किस पार्ट का हिस्सा होता है, समझ रहे हैं। तो पहले हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन है। ब्रेन ये कहाँ पे है, हमारी खोपड़ी के अंदर है, समझ रहे हो ना। ये जो क्या कहते हैं खोपड़ी, ये स्कल है, इसके अंदर हमारा ब्रेन है। अब ये ब्रेन को तीन भाग में बांटा गया, एक होता है फोर ब्रेन, अभी आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर भी, एक होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन, समझ रहे। सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो होता है फोर ब्रेन, ऊपर वाला पूरा ऐसे गोल सा जो होता है वो होता है आपका फोर ब्रेन। और ये क्या है, इसको हम लोगों ने तीन भाग में बांटा है, एक होता है थैलेमस, दूसरा लिम्बिक सिस्टम और तीसरा है सेरेब्रम। सेरेब्रम ये क्या है, बहुत बड़ा वाला हिस्सा होता है सेरेब्रम, ठीक है। तो सेलेमस का तो जो थैलेमस है इसका कोई सब क्लास नहीं है। लिम्बिक सिस्टम को और हमने आगे क्लासिफाई किया है, उसमें आ जाता है हमारा एक एमिगडेल, दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तीसरा है सेरेब्रम, इसमें आ जाता है आपका लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और आ जाता है टेम्पोरल लोब और आ जाता है ओसिपिटल लोब, ठीक है। तो ये चार मेन लोब हैं, लेकिन इतना ही नहीं है पूरा ब्रेन। अभी जब आपको मैं दिखाता, चूंकि मैं इस वाले वीडियो को रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रहा था कि नेटवर्क सिस्टम खराब हो रहा है। एक दिन आंधी आई बहुत तेज, बहुत सारे पेड़ गिर गए, बहुत सारे तार खंबे सब टूट फूट गए, तो वाईफाई हमारा काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो मुझे असल में वो जो एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं आपको 3D में दिखाता कि कैसा पूरा ब्रेन का हिस्सा, फिर भी आपको मैं दिखाऊंगा, मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि ये क्या कहते हैं ये लोब्स कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं जो सेरेब्रम है इसको चार हमने लोब में बांट रखा है। उसके बाद आपका हिंड ब्रेन, तो इसको तीन मेन पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स और क्या कहते हैं सेरेबेलम। तो इसके बारे में आपके सिलेबस में दे रखा पढ़ने के लिए, इसके बारे में दे रखा पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं, और इसके बारे में दे रखा पढ़ने के लिए, और आपके सिलेबस में दे रखा है इसके बारे में पढ़ने के लिए, और दे रखा है आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए शायद फोर ब्रेन के बारे में दे रखा है या इसके बारे में किसी का दे रखा है। तो तीन चार के बारे में दे रखा है जो आपको सिलेबस में इनमें से पढ़ना है, समझ रहे हैं। इनके फंक्शन पूछ रखा है, इनका क्या कहते हैं एनाटॉमी और इनकी फिजियोलॉजी पढ़नी है आपको। तो इन एनाटॉमी में आप ये देखेंगे कि ये कहाँ पे होते हैं और फिजियोलॉजी में उनका क्या फंक्शन होता है। सबके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके माइंड में ये एक मैप होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। चलिए ये क्या कहते हैं स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। तो ये क्या कहते हैं, ये जो दिख रहा है इतना बड़ा पूरा सारा हिस्सा ये होता है फोर ब्रेन, और ये छोटा सा यहाँ पे होता है आपका मिड ब्रेन, और ये वाला जो हिस्सा होता है आपका ये होता है आपका हिंड ब्रेन, और इसी हिंड ब्रेन के अंदर आ जाता है आपका सेरेबेलम। ये वाला जो होता है ये सेरेबेलम होता है, समझ रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग सेरेब्रम से पूछा है, तो इसी के अंदर आपके फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरेब्रम। तो चलिए हम लोग सेरेब्रम को पढ़ते हैं पहले। तो सेरेब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है, हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर, और इसको हम लोग दो हेमिस्फेयर में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ये एक मान लीजिए गोल सा है तो इसमें दो हिस्सों में बांट देते हैं। इससे चार लोब होते हैं, समझ रहे हैं। तो एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है पैराइटल लोब, और तीसरा होता है टेम्पोरल लोब, और चौथा होता है ओसिपिटल लोब। अब इसमें कहाँ पे होता है, कौन सा होता है, इतना आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है और इतना पूछता भी नहीं है, समझ रहे हैं। अब ये कि जो इसको ब्रेन को जो घेर के कवरिंग करके रखती है जो मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। और इसी में जब इन्फ्लामेशन होता है उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। आपने कई बार पढ़ा होगा ना, मेनिंजाइटिस हो गया। तो स्पाइनल कोड को और हमारे ब्रेन को जो क्या कहते हैं कवरिंग करके रखता है जो मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। अभी इसका फंक्शन क्या है सेरेब्रम का, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल दी वॉलंटरी एक्टिविटी। जितनी भी वॉलंटरी मतलब हम अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं, तो जितने भी फंक्शन है उसके कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका दूसरा काम क्या है, इट मेक्स परसेप्शन ऑफ पेन, इमोशंस एंड प्रोसेसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू विजन, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल।
ये कह रहे हैं इसका दूसरा काम क्या है कि जो भी हमको एहसास होता है ना हमारे सेंस ऑर्गन के ज़रिए से, वो एहसास हमको दिलाता है ये हमारा जो सेरेब्रम है। समझ रहे हैं ना, जैसे कि दर्द का एहसास हो गया, कोई इमोशन हो गया, आदमी को एहसास होता है ना इमोशन, कोई किसी के देख रहे हैं चेहरे पे कोई हंस रहा है तो वहाँ से आप लोग अलग अलग एक एहसास मिलता है कि आपको क्या कहते हैं, एक अलग फीलिंग आती है। कोई गुस्से में है तो आप वहाँ से कुछ अलग सेंस लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं, या कोई टच कर रहा है, कुछ हम सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ हम लोग सूंघ रहे हैं, समझ रहे हो, तो जो भी क्या कहते हैं सेंस ऑर्गन के जरिए से जो भी चीज़ हम ले रहे हैं तो उसका एहसास हमको कौन दिलाता है, उसका परसेप्शन कौन कराता है, सेरेब्रम। और क्या, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड थिंकिंग। यहाँ पे एंड कर लीजिए। और इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, रीजनिंग समझ रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या इंटेलिजेंस जो है, या लर्निंग है, थिंकिंग है, समझ रहे हैं, ये सारे जो काम है, सोचना, समझना, याद करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, तर्क कुतर्क करना, तो ये सब इस सब के लिए भी यही जिम्मेदार होता है। अब इसमें कि एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो उसके कुछ काम होते हैं। अब ये आप या तो आप इसको इसके अंडर में लाके करिए, या इसको सीधे हटा दीजिए, तो भी क्या हो जाएगा, आपका कोई आंसर गलत नहीं होगा। सेरेब्रम के अंदर ही आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी, समझ रहे हैं, तो उसके अंदर ये भी फंक्शन आता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन, हमारी कोई मेमोरी बनती है ना, जैसे कि मैंने आपको एक बार देख लिया, आपका नाम क्या था, पंकज मान लीजिए, तो अब मैं आपको दोबारा जब देखूंगा तो मेरे दिमाग में फ़ौरन आएगा, अच्छा ये पंकज भाई हैं, समझ रहे हो, तो ये दिमाग में जो आ रहा है तो वो मेमोरी कौन बना के रख रहा है, समझ रहे, तो वो कौन कर रहा है, सेरेब्रम कर रहा है। ऐसे क्या कहते हैं, जो हम लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि मैंने मान लीजिए हिंदी मैंने सीख रखा है, या इंग्लिश मैंने सीख रखी है, समझा, तो वो हम जब इंग्लिश सुन रहे हैं तो उसको समझना, समझ रहे, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग करके समझाना, डिकोडिंग करके समझाना, ये काम भी इसका होता है। दूसरा जो आपको पढ़ना था, सेरेबेलम। अब आप ये बताइए कि ये किसका पार्ट है। हमने आपको बता दिए थे कि 3 मेन पार्ट होते हैं, उनके अंडर में कई सारे आते हैं सब क्लासेस। तो ये सेरेबेलम किस ब्रेन का पार्ट होता है, मिड ब्रेन का, हिंड ब्रेन का, फोर ब्रेन का, किसका पार्ट है। तो इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का जो पूरा बड़ा सा ब्रेन है तो उसके बैक साइड में ये लोकेटेड होता है, वहाँ पे होता है बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे। इट हैज़ ए बटरफ्लाई शेप, इसका एक बटरफ्लाई शेप होता है, या आप कह सकते हैं पेड़ जैसा एक इसका शेप होता है। इट डिवाइडेड इंटू 3 लोब्स, और इसको 3 लोब में डिवाइड किया जाता है। एक इंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टेरियर लोब होता है, और तीसरा होता है फ्लूक्यूलोन ओड्यूलर लोब। ठीक है, तो ये 3 लोब होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या कहते हैं, बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने के लिए काम करता है। जैसे कि मैं किस शेप में खड़ा हो रहा हूँ, किस पोस्चर में खड़ा हो रहा हूँ, किधर बैठते हैं आदमी तो पैर कैसे रखता है, समझो, तो अलग अलग पोस्चर जो आदमी बनाता है तो उसके लिए, या बॉडी को बैलेंस कर रहे, चल रहे हैं, जो बैलेंस हमारा मतलब बिगड़ रहा है तो उसको भी बैलेंस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मोमेंट। और वॉलंटरी मोमेंट जो हमारा होता है तो बिल्कुल सटीक हो, जैसे कि मैं इतने पे ला के रोकना चाह रहा हूँ तो इतना पे रुक रहा है ना, आगे नहीं बढ़ जा रहा है, तो उतना ही सटीक एकदम मूवमेंट होना चाहिए हमारी बॉडी का। तो वो कौन करवाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेबेलम। ठीक है ना, प्रिसाइज का मतलब एकदम सटीक बोलते हैं ना, सटीक एकदम एक्यूरेट जितना हम चाह रहे हैं। और क्या, इट मेंटेन्स मसल स्टोन, मसल स्टोन को ये मेंटेन करता है। टोन का मतलब समझिए कि एक रिजिडिटी, या इसका क्या कहते हैं, हार्डनेस। एकदम अगर लूज हो जाए तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे फोर्स से इसको आगे मूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर ये मेरे मसल्स एकदम लूज हो जाएं, अगर उसके अंदर टोनिसिटी बाकी ना रहे तो मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ। समझ, तो वही कह रहे हैं, मसल स्टोन एक हार्डनेस होना चाहिए जो रहता है, उसको मेंटेन करने का भी ये काम करता है, समझ रहे हैं। तो वो एक क्या कहते हैं, डिजायर लेवल ऑफ टेंशन, यानी टेंशन मतलब खिंचाव, एक क्या कहते हैं, इसके अंदर हार्डनेस होना चाहिए, तो उसको कंट्रोल करता है कौन, हमारा सेरेबेलम। अगला आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बारे में पूछ रखा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेसेनसेफ्लोन, ये एस कर लीजिए, इसको मेसेनसेफ्लोन भी कहा जाता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन, ये 4 ब्रेन है, यहाँ पे ई लगा लीजिए, एक साथ कर लीजिए, 4 ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये 4 ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, और इसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये सब याद ना हो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो ना, याद भी नहीं होता इतना, ये अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक का नाम होता है टेक्टम, और दूसरा होता है टेगमेंटम, और तीसरा होता है सेरेब्रल पेडंकल्स, समझ रहे हैं। तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो इट इज़ द सेंटर फॉर विजन एंड हियरिंग। हम लोग जो सुनते हैं और देखते हैं तो उसको कंट्रोल करता है, उसके लिए सेंटर होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं, फिर वहाँ से उसको डिकोडिंग किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है।
दूसरा क्या होता है, इट रेगुलेट्स आई मूवमेंट एंड पुपिल डायलेशन। आई के मूवमेंट को हम आंखों को घुमाते हैं ना, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और पुपिल का डायलेशन होना, बड़ा हो जाना, साइज का छोटा होना ज़रूरत के हिसाब से होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अंधेरे से अंदर आते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं रोशनी में, तो पुपिल का साइज क्या होता है, चेंज होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मिड ब्रेन। और क्या है, इट इन्वॉल्व्स इन मोटर कंट्रोल, और ये मोटर कंट्रोल में भी क्या है, इन्वॉल्व होता है। मोटर कंट्रोल मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, तो उसको कंट्रोल करने में भी ये क्या है, काम करता है, उसकी प्रोसेसिंग वगैरह में। और क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इन रेगुलेशन ऑफ पेन, दर्द को क्या कहते हैं रेगुलेट करने में। आदमी का मूड जो होता है ना, कभी खराब हो जाता है, कई आदमी अल्टर हो जाता है, उसमें भी ये काम करता है। और ब्रीदिंग को यानी सांस लेने में भी ये क्या है, काम करता है। अब पूछा है फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ हार्ट, हार्ट का कंट्रोल सेंटर होता है। इट कंट्रोल्स हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट। हमारा क्या कहते हैं, हार्ट का कंट्रोल, क्या कहते हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ये कितना हार्ट रेट होना चाहिए, हार्ट रेट बढ़ जाता है घट जाता है, तो ये कंट्रोल करता है। ऐसे क्या कहते हैं, कितने फोर्स के साथ में हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करना है, समझ रहे हो, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है, रेस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन इट। इसमें रेस्पायरेटरी सेंटर भी प्रेजेंट होता है, यानी रेस्पायरेशन को भी यहीं से रेगुलेट किया जाता है कि आदमी कितना मतलब डीपली सांस लेगा, कितना निकालेगा, समझ रहे हैं। कई बार ज़रूरत होती है कि आदमी ज़्यादा सांस लेता है, दौड़ रहा है तो सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये सब भी यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। और क्या, वेसोमोटर सेंटर इज प्रेजेंट इन इट। वेसोमोटर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इसका मतलब होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनका साइज कभी डायलेट करना पड़ता है, डायमीटर का, कभी क्या कहते हैं डायलेट किया, कभी सुकड़ाना रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो उसको सुकड़ा देते हैं, और उसको क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर घटाना है तो उसको डायलेट कर देते हैं। तो उसको भी ये कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। ऐसे क्या होता है, वोमिटिंग सेंटर भी इसी में होता है, इसी में होता है कीमोरिसेप्टर जोन। तो वो जब ट्रिगर होता है तब आदमी को उल्टी होती है, तो इसको भी रेगुलेट करता है। ऐसे क्या होता है, रिफ्लेक्स सेंटर आर प्रेजेंट इन इट। रिफ्लेक्स सेंटर भी क्या होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस, और ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन वो काम होते हैं जिसको हम बिना सोचे समझे करते हैं और एकदम से हो जाता है, वो बॉडी हमारी करवा देती है। जैसे कि आदमी को खांसी आती है, तो ऐसा नहीं कि आप सोच के खांसते हैं, बल्कि जब कोई यहाँ पे मतलब इरिटेशन वाली चीज़ें या कोई भी मतलब क्या कहते हैं उसमें कोई सब्सटेंस चला जाता है हमारे ट्रेकिया के अंदर, एकदम खांसी आने लगती है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जुड़ा रहता है। ऐसे क्या कहते हैं, आदमी को छींक आती है, हमारी ये क्या कहते हैं ब्लिंकिंग हो रही है, हमारी आई की जो ये क्या कहते हैं जो हमारी पलकें हैं झपक रही हैं, तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है, उसके लिए हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कोई भी ऐसा लगता है कोई चीज़ पढ़ने वाली है आंख में, एकदम से क्या है पलकें झपक जाती हैं। और पूछा आपके सिलेबस में फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का फंक्शन बताइए। तो इसका फंक्शन क्या है, तो एक है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना है इंटरनल, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है, आदमी को ठंडा लगवाता है, या तो ये कि पसीना निकलवाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। समझ रहे, आदमी कई बार कांपने लगता है, तो वो भी एक तरीके से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं कई सारे, तो उसको रिलीज करवाने के लिए कौन मतलब क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस, यही उसको ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब ये वाला हार्मोन रिलीज करो, अब ये वाला हार्मोन रिलीज करो, अब ये वाला हार्मोन रिलीज करो, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे क्या कहते हैं, फूड एंड वाटर इनटेक, आदमी को भूख और प्यास लगती है, उसका जो एहसास होता है, जो परसेप्शंस होते हैं, तो वो भी कौन कराता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। ऐसे क्या, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट, और क्या कहते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके अलावा सेक्सुअल डिज़ायर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या, इट ऑल्सो अफेक्ट दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी थोड़ा बहुत क्या करते हैं अफेक्ट करता है, यानी उस पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है। हार्ट रेट को बढ़ा देता है, घटा देता है, ब्लड प्रेशर को घटाना बढ़ाना, डाइजेशन को क्या कहते हैं कम करना, डाइजेशन को बढ़ा देना, तो इस तरीके से ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी क्या है कंट्रोल करता है। अब आपके सिलेबस में पूछ रखा है फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है, तो ये भी ब्रेन का एक पार्ट होता है। और कहाँ पे ये होता है, तो लोकेटेड डीप इन दी कर दिए इसको, डीप इन दी ब्रेन, ब्रेन के एकदम मतलब अंदर वाले हिस्से में अंदर मौजूद होता है ये। समझ रहे, इसका फंक्शन क्या होता है, इट मेन फंक्शन इज मोटर कंट्रोल, इसका मेन फंक्शन होता है मोटर को कंट्रोल करना, यानी मोटर न्यूरॉन का जो सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मोमेंट को कंट्रोल करता है। इट अप्रूव्स और रिजेक्ट मोमेंट सिग्नल्स,
जैसे कि मूवमेंट करना है कि नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए सेंस ऑर्गन के ज़रिए से यानी सेंसरी न्यूरॉन से कोई मैसेज आया कि आगे मत जाओ, आगे क्या है, आग जल रही है, सपोज दैट। तो अब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इसको डिकोडिंग करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, उसको रिजेक्ट करता है या उसको क्या कहते हैं, उसको मान लेता है उसकी बात को, यानी जो सेंस आया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेसल गैंग्लिया। ऐसे क्या, इट फिल्टर आउट द अननेसेसरी और इनकरेक्ट सिग्नल्स। और जो सिग्नल्स आ रहे हैं कई बार वो क्या होता है, फॉल्स हैं या सही हैं, तो उस सिग्नल्स को क्या करता है, वो फिल्टर आउट करता है, उसको चेक करता है, समझ रहे हैं। और क्या, इट कंट्रीब्यूट्स इन हैबिट फॉर्मेशन ऑल्सो। और जो हम लोग किसी चीज़ की हैबिट बन जाती है, किसी को चाय पीने की हैबिट है, किसी को गुटखा खाने की, किसी को किसी चीज़ की, किसी को किसी चीज़ की, किसी को चॉकलेट की, किसी को मिठाई खाने की, किसी भी चीज़ की क्या लत लग जाती है, हैबिट बन जाती है किसी की, ठीक है ना। तो उस हैबिट फॉर्मेशन में भी क्या है, ये काम करता है हैबिट फॉर्मेशन कराने के लिए। तो फ्रेंड्स अब इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे। ये जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा ये सब ब्रेन से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, या जो स्पाइनल कॉर्ड से या जो ब्रेन से जो नर्व्स निकल रहे हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, वो कितने होते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, मेरी वीडियोज़ आपको समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।